हे गाइस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो। हम लोग आज बात करने वाले हैं सीए इंटर के हमारे पेपर नंबर 6 यानी ऑडिट एंड इंश्योरेंस का एक टॉपिक जो हमारे सेकंड वाले मॉड्यूल का है, और वो है ऑडिट ऑफ बैंक्स यानी कि बैंक ऑडिट। और हम लोग बैंक ऑडिट के ऊपर बात करेंगे जो हमारे दिसंबर 21 के स्टूडेंट हैं उनके रेफरेंस के अंदर। यानी मैं यहां पे मेनली ले रहा हूं इस वक्त में बैंक ऑडिट का रिवीजन लेक्चर, यानी हम करीब करीब 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर करीब करीब 3 लेक्चर्स में इसको ले जाना चाह रहा हूं। उसमें हम लोग बैंक ऑडिट को पूरी तरह से करने वाले हैं रिवाइज। तो बिल्कुल अगर आपने एक बार बैंक ऑडिट को पूरा अच्छी तरह से कर लिया है तो आप मेरे साथ इस लेक्चर को देख करके अपना बैंक ऑडिट वाला जो टॉपिक है उसको बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं रिवाइज। नॉर्मली हमारे पेपर में जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा आता है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है, जो प्योरली सेकंड मॉड्यूल से कनेक्टेड है, और उसमें भी गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज हो गया, और साथ में आपका जो बैंक ऑडिट का जो क्वेश्चन है वो उसमें कवर ही रहता है। 1 या 2 क्वेश्चन जनरली बैंक ऑडिट में से बन जाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसको करने वाले हैं कि भी क्या क्या चीजें एग्जाम्स के अंदर आ सकती है। तो मैं आप लोगों को इसका रिवीजन करवाने वाला हूं आज के हमारे इस क्लास में, और हमारा पूरा रिवीजन जो है वो होने वाला है हमारे स्टडी मटेरियल से, जिसमें से इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स आप लोगों को मैं नोट कराता जाऊंगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से ऑडिट ऑफ बैंक्स पर हो जाए। चलिए, तो बिना वक्त गवाए बच्चों शुरू करते हैं। स्टार्टिंग जब आप चैप्टर को शुरू करते हैं तो कुछ ओवरव्यूज आप लोगों को दिया हुआ है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और जिनमें से हम आज ट्राई करने वाले हैं कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग एंड ऑडिट फ्रेमवर्क और ऑडिट का जो अप्रोच है यहां तक हमारी बात को हमारे आज के सेशन के अंदर कंप्लीट करें। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है, रिवीजन पर्पज से उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे क्या बैंकिंग का रोल है, क्या बैंक्स का रोल है, ये आप सब लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है, तो इसको यहां से पढ़ने का जरूरत हमको ज्यादा नहीं है। हाँ, अगले पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं कि हमारे टाइप ऑफ बैंक्स कौन से हैं। तो कई सारे तरह के कमर्शियल रूरल बैंक्स हमको यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक टाइप का एक पूरा सिस्टम दिया है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आपको दिया है कमर्शियल बैंक्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है जो जनरल पब्लिक के लिए काम करती हैं, जिन बैंक को हम सबसे ज्यादा जानते हैं, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और एडवांसेस इशू करती हैं, दे आर कॉल्ड सिंपली कमर्शियल बैंक्स। बराबर। दूसरे नंबर पे नाम से पता लग रहा है हमारी आरआरबीज आती है, रीजनल रूरल बैंक्स यहाँ पे आती है, जो रूरल एरियाज के अंदर उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरी तरह से कह सकते हैं आप लोग कंप्लीट करने के लिए, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बैंक्स खोली गई हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, पंजाब ग्रामीण बैंक है, या त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, या फिर इलाहाबाद या फिर आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है। तो ये रूरल एरियाज की हमारी बैंक्स हो गई। फिर नेक्स्ट पे आपको लेके चलता हूं कोऑपरेटिव बैंक्स। काफी नाम आप इनका सुनते हो, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हैं, जो आप लोगों का कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 13 भी है। बराबर। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे। नॉर्मली ये नीड ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को पूरा करती है, तो दे आर कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। एक नया कंसेप्ट नया टाइम पे आया, न्यू टाइप ऑफ बैंक जो है जिसको अलाउड किया आरबीआई ने, वो है पेमेंट्स बैंक। अब ये पेमेंट्स बैंक की खासियत ये कि इनका जो एक्सेप्टेंस है डिपॉजिट का वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहता है कि आप इनके पास पैसा डिपॉजिट कराओ, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड है। बट दे कैन नॉट इशू, लेकिन ये लोन और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती। हालांकि इनके पास करंट और सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, एटीएम का फैसिलिटी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड का फैसिलिटी ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी आपको देते हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया। तो ये सारे जो है कि डिपॉजिट भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहती है, बट ये लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते, ये बाकी पेमेंट्स की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर कॉल्ड पेमेंट्स बैंक। नाउ सर, व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट्स बैंक? आप लोगों ने सबने आईडीबीआई का या सिडबी का या आईएफसीआई का नाम सुना हुआ है। तो नाम से पता लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह का बैंक हमारे यहाँ पे खुलता है, तो दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक। और नाउ आजकल आ गया जैसे एयू स्मॉल आप लोग सुनते हो, तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गई। आरबीआई ने इनको सेटअप किया कि जो भी हमारे ऐसे अनसर्व्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स है, छोटे सेक्टर्स हमारे हो गए, फार्मर्स हो गए, स्मॉल या फिर माइक्रो बिजनेस हाउसेस हो गए, जिनको छोटा छोटा फाइनेंस चाहिए, तो उनके लिए इस तरह के बैंक जो है वो खोले गए हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बच्चे लोगों, स्टार्टिंग लेवल पे आप लोगों को बैंक के बारे में कुछ डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से बैंक्स हमारे यहाँ पे होते हैं, तो रफली इसको एक बार पढ़ के जाइए। ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं, पर आप नॉर्मली इसको पढ़ करके जा सकते हैं। नाउ
अगले टॉपिक में आपके पास आरबीआई आया। आरबीआई पे भी क्वेश्चन आने के बहुत रेयर चांसेस हैं कि आरबीआई का काम क्या होता है, लेकिन आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, बराबर। आरबीआई किन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट ऑब्वियस है डेवलपमेंट और सुपरविजन करना। हमारे यहाँ का जो भी बैंकिंग सिस्टम है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसको डेवलप करना, उसको सुपरवाइज करना, ये सब आरबीआई का काम है। सेकेंड नंबर, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो भी मॉनेटरी और उनका जो क्रेडिट पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करने का जो काम रहेगा वो भी आरबीआई के पास में है। और उसके अलावा जो भी कमर्शियल और अदर बैंक्स हमने देखी उनको रेगुलेट करने का, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने का जो काम है वो भी आरबीआई यहाँ पे करने वाला है, बराबर। अब फंक्शंस के अंदर आप लोग मेरे ख्याल से स्कूल टाइम से पढ़ के आए हो कि करेंसी इशू करता है, करेंसी उनको रेगुलेट करने का काम ये करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बैंक की तरह से काम करता है, और दूसरे जो कमर्शियल और दूसरे टाइप के बैंक है उनके भी बैंकर की तरह से काम करता है। ये इसके मेन काम में है, ये आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। कोई भी बैंक अगर अपना ब्रांच खोलना चाह रहा है, नया ब्रांच ओपन करना चाह रहा है तो बिना आरबीआई के अप्रूवल के नहीं कर सकता है। आरबीआई सबको इंस्पेक्ट करने का राइट भी रखता है, तो इंडिपेंडेंट। तो ये सब बैंक के बारे में हो गया। फिर एक लाइन इन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट ऑडिट अगर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक का, वो हेल्दी, सेफ और साउंड बैंकिंग सिस्टम के लिए जरूरी है। चलिए आगे जाकर के बात आ जाएगी ये, हालांकि इस बात की यहां जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑडिट से कनेक्टेड बात नहीं है ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है बच्चे लोगों, बैंकिंग ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय ब्रांचेस के थ्रू काम करते हैं। ये सब आप लोगों को दे रखा है कि आजकल जो बैंक्स काम करती हैं, तो आगे हम लोग पढ़ लेंगे कोर बैंकिंग के थ्रू काम करती हैं या फिर कई सारी कंप्यूटराइज है, कई सारी नॉन कंप्यूटराइज भी है, तो ये सब दिया है तो उतना पढ़ने का जरूरत नहीं। हाँ, ये वाले टॉपिक पर एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चे लोगों कि आखिर किसी भी बैंक पर बैंकिंग जब आप रूल्स पे बात करते हैं तो कौन कौन से एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन कौन से एक्ट का पॉलिसीज एप्लीकेबल है। तो एक आध बार एग्जाम में लिस्ट आ चुकी है, आप चाहें तो देख करके जा सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारा है जो आपको नाम याद रह जाएगा। मेरे ख्याल से कंपनीज एक्ट आप सबको बहुत बेहतर तरीके से याद रह जाएगा। आई थिंक कंपनीज एक्ट याद करने वाली चीजें याद रह जाता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे लोगों, इनमें से आपको जो भी, जैसे पामला है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपको आराम से याद होता है। आईटी एक्ट हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इनकम टैक्स। तो इनमें से आप जो भी याद कर सकें उनको जरूर याद करके जाइए। ये वो सारे एक्ट हैं जो बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं, इनके प्रोविजन से अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो छोटी सी बात है, आप लोग कर सकते हैं ना। उसके अलावा अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाऊं तो क्या क्या चीजें बैंक्स के अंदर इन्वॉल्व रहती है कि किस तरह से बैंक काम करती है। तो कुछ चीजें आपको दे रखी है कि भाई यूज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस रहता है कई बार बैंक्स के अंदर, है ना। फिर हम ले सकते हैं कि ग्राफिकल स्प्रेड जो है, बैंकों का नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज का रेंज काफी ज्यादा है, काफी सारा एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे रहता है, और स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर्स। ये सारी चीजें नाउ टाइम आरबीआई एक्ट के अंदर या आरबीआई के जो पावर्स आप कह सकते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है कि भाई ये सारी चीजों को वो लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं, बराबर। वो एक कौन सा पॉइंट है, शायद ही एग्जाम में आने के चांसेस बने, बट ठीक है, एक नॉर्मल पॉइंट आप इसको देख करके जा सकते हैं। पेक्युलिटीज के बारे में ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं, फटाफट से हम लोग रिवीजन करने वाले बच्चे लोगों। ये जो टॉपिक आप देख चुके हैं, ये टॉपिक हमारा आरटीपी में 21 के अंदर कवर है, यानी कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड, आखिर किस तरह की ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है। तो नंबर 1 पे आपको दे रखा है बच्चे लोगों, अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है या ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143(3) के अंदर आजकल ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी रिपोर्टिंग देना पड़ता है, बराबर, समझ रहे हैं। तो एक तो वो रिपोर्ट आएगी, तो आप शॉर्ट में कर लीजिए, रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ या ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, बराबर, या इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसा भी आप लिख सकते हो। बैंक्स ये आजकल कंपनीज एक्ट में देना जरूरी है, तो एक रिपोर्ट तो हमारी ये होगी, ठीक है। दूसरा बच्चे लोगों, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, LFAR जो है, जिसके बारे में आगे दे भी रखा है, आरबीआई इसकी डिमांड करता है। आरबीआई कहता है इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तो वो अपने को एक रिपोर्ट जो है वो साथ में लगानी पड़ेगी। SLR की रिक्वायरमेंट पे जो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, बैंक का एक रेशियो रहता है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, कितना लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना है, तो उसकी कंप्लायंस पर एक रिपोर्ट जो है वो देना पड़ता है। नेक्स्ट नंबर पे बच्चे लोगों, रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशन ऑफ बैंक्स क्या रहेंगे, बैंक के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रेजरी ऑपरेशंस क्या रहेंगे, आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से उस पर रिपोर्ट देना पड़ता है।
रिपोर्ट देना पड़ता है इनकम रिकॉग्नाइजेशन, जो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एसेट्स क्लासिफिकेशन, एनबीए वगैरह, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आपने बनाए होंगे उस पर भी करनी पड़ती है रिपोर्टिंग। फिर अगर कहीं पे कोई सीरियस इरेगुलरिटी पकड़ में आ रही है, नोटिस में आ रही है ऑडिटर को, तो उस पर भी रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर दो कमिटीज बच्चों बनाई थी बैंक के कंप्लायंस के लिए। एक तो बनाया था घोष कमेटी, है ना, जिसने रिकमेंडेशन दिया था फ्रॉड और मेला प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो भाई ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सेम उसी तरह से एक हमारे पास जिलानी कमेटी थी, बराबर से। अब जिलानी कमेटी ने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, तो ये रिपोर्ट आपको उस पर देनी है कि इन चीजों का प्रॉपर कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ है। और लास्ट के अंदर बच्चे लोगों, रिपोर्ट ऑन इंस्टेंस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज। क्रेडिट डिपॉजिट मतलब कितना पैसा आता है और कितना उधार पर दिया जाता है। अगर वो एडवर्स के अंदर आ रहा है रूरल एरियाज के अंदर, तो गांव में ज्यादातर यही होता है, उधार पे ज्यादा दे दिया जाता है लेकिन पैसा आता कम है, तो उस पर भी अपने को रिपोर्ट बना करके देनी होती है। तो ये टोटल बच्चों 5, 6, 7, 8 टाइप की रिपोर्ट्स आपको बना करके देनी रहेगी। तो इस पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने क्या किया कि इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला छोटा सा यहाँ पे प्रिपेयर किया। इसको आप ऐसे ना अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इसको ऐसे बनाया, सीए लिस्ट, है ना, सीए लिस्ट हमने बना लिया, ये 3 है सीए लिस्ट। बच्चे लोगों हमने क्या बना लिया, सीए लिस्ट, सीए LIST, आई के ऊपर हमने 3 लगा दिए कि 3 बार हम आई का इस्तेमाल यहां पे करने वाले। सर ये सीए लिस्ट हमारा कैसे बन करके आया, आपको मैं बता देता हूं सीए लिस्ट कैसे बन करके आया। देखिए सबसे पहले यहां पे हमने लिया सी से हमने ले लिया ये वाला पॉइंट हमारा कि भाई आपने कंप्लायंस पूरे किए कि नहीं किए, समझ रहे हैं। देखो सीए लिस्ट एक छोटा सा मेमोरी टेक्निक हमने यहाँ पे बना लिया है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं ताकि एग्जाम पर्पस से याद रह जाए कि कौन कौन सा रिपोर्ट अपने को अटैच करना है, बराबर। तो सी से हमारे पास में आ गया कंप्लायंस बाय द बैंक। किसका कंप्लायंस करना है कि सर 2 कमिटीज हमारे यहाँ काम करती है। कमेटी है हमारी जीजे, बराबर, यानी एक तो हमारी घोष कमेटी हो गई, एक हमारी जिलानी कमेटी हो गई। घोष कमेटी जो है वो तो फ्रॉड की बात करती थी कि फ्रॉड और मेला प्रैक्टिसेस कितना है, क्या है, उस पर रिपोर्टिंग करो। ये हमारा आईसी पे बात करता है, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आप रिपोर्टिंग करो कि कितना इफेक्टिव है, क्रेडिट सिस्टम के ऊपर करो। तो ये जीजे पॉइंट हमने यहां से बनाया कि भाई सी से हमारा हो गया कंप्लायंस, बराबर से। मैंने नोटिंग करके रखा था कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ए से बच्चों हमने बनाया ये वाला एडवर्स क्रेडिट जो भी डिपॉजिट रेशियो, ये हमने ए से बनाया। सी लिस्ट हमने किया ना, तो सी और ए से तो हमारे ये 2 पॉइंट आ गए। एडवर्स क्रेडिट रिपोर्ट आपको याद रह जाएगा, क्योंकि सी से कंप्लायंस वाला पॉइंट था, ए से हमारा एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज, ए से हमारा ये बन जाता है। अब हमारे पास में लिस्ट आया, एल से आपको पता लग ही रहा है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हमने बना लिया, बराबर। अब आई से हमारे 3 पॉइंट जो है वो निकल करके जाते हैं, है ना। आई से सबसे पहले तो आप आई से ले सकते हैं हमारा ये पॉइंट कि भाई इंटरनल कंट्रोल का कितना इफेक्टिवनेस है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उस पर हमारी बात यहां से जाने वाली है, बराबर। बहुत सिंपल हो गया। फिर एक हमारा ये इनकम रिकॉग्नाइजेशन एज वेल एज एसेट का क्लासिफिकेशन, इस पर क्या आरबीआई का गाइडलाइंस है, उस पर अपने को रिपोर्टिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। ये एक हमने बना लिया। और एक बच्चे लोगों को आई हमने यहां से बनाया सीरियस इरेगुलरिटीज। तो इरेगुलरिटीज वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा सही है कि अगर कोई इरेगुलरिटीज नजर आ रही है तो उसके ऊपर रिपोर्ट देना पड़ेगा, जिसपे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। ऐसा रिपोर्ट ऑडिटर जो है वो बना करके यहाँ पे देने वाला है। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंटली द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर जो होगा हैव टू फर्निश द फॉलोइंग रिपोर्ट इन एडिशन टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट। बोले तो मेन ऑडिट रिपोर्ट तो जा ही रहा है, उसके अलावा ये देना है बच्चे लोगों को। आखिरी बच गया टी, हमारा ट्रेजरी ऑपरेशंस हो गया। तो मैंने बना दिया सीए लिस्ट। आई जो है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये 3 लगा दिया है कि भाई ये 3 बार आई का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। हमने बना दिया सीए लिस्ट यूज करना है भाई, सीए लिस्ट यूज करना है। सी से बच्चे लोगों को हमारा कंप्लायंस हो गया, जो घोष और जिलानी कमेटी की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। एडवर्स अगर कोई भी रेशियो आ रहा है क्रेडिट डिपॉजिट का, तो उसके ऊपर अपने को रिपोर्ट देना पड़ेगा रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट एल से हमारा बन गया। आई से हमारे 3 बने, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्टिंग जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है, अगर हमारी बैंक कंपनीज फॉर्म में रजिस्टर्ड है तो। दूसरा, अगर कोई इनकम रिकॉग्नाइजेशन या एसेट्स का क्लासिफिकेशन है तो उस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा आई, अगर कोई इरेगुलरिटीज चली आ रही है सीरियस वाली जिस पर इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो वो अपने को देना पड़ेगा, बराबर से। और देन उसके बाद में हमारा अगला जो पॉइंट था एस से, तो एसएलआर रिक्वायरमेंट अपने को सामने दिख रहा था, जो स्टैट्यूटरी हमारी लिक्विडिटी रेशियो वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, वो अपने को देना पड़ेगा।
और आखिरी में टी से ट्रेजरी ऑपरेशन, जो ट्रेजरी का मतलब आप लोग जानते हो फंड्स, बराबर। तो जो भी उनके जो ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक है वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हुए कि नहीं हुए, कितना फंड मेंटेन कर रहे हो, अपन कहते हैं ट्रेजरी को कहते हैं क्या, राजकोष अपन कहते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आरटीपी के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, तो बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। इस तरह से आप रिविजन लगा सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार कह देना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है ये रिविजन लेक्चर है, बराबर। हम बहुत डिटेल के अंदर नहीं घुस रहे अभी। तो जिन लोगों ने भी एक बार बैंक पढ़ लिया है, बैंक ऑडिट पढ़ लिया है, और वो एग्जाम से पहले एक बार इसको रिवाइज लगाना चाह रहे हैं, तो मेरे साथ में आप यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए फिर बच्चे लोगों को बैंकिंग का अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक, इसको ज्यादा कुछ आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि सब आपको आता है। ई बैंकिंग आपको आता है, कोर बैंकिंग आता है आपको, सीबीएस सिस्टम जो आजकल होता है, जहां एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, किधर भी कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हो आप। तो 3 तरह के हमारे यहाँ ब्रांचेस होती है। नॉन कंप्यूटराइज, सारा काम फिक्स वर्किंग आवर्स के अंदर ही होगा। पार्टली कंप्यूटराइज, कुछ कंप्यूटराइज होंगे, कुछ नॉन कंप्यूटराइज होंगे। और फुल्ली कंप्यूटराइज का मतलब कहीं से भी आप सीबीएस सिस्टम से घर बैठ करके किधर से भी आप बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। दीज आर ऑल फुल्ली कंप्यूटराइज बैंक्स। तो इसमें ज्यादा अपने को ध्यान देने का जरूरत नहीं। सर सीबीएस का मतलब क्या होता है बच्चे लोगों को, कोर बैंकिंग, जिधर किधर से भी आप कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसको कोर बैंकिंग। सारे बैंक आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए तो बेसिक बात यहाँ की खत्म होगी, ज्यादा इतना पढ़ने का अपने को जरूरत नहीं। चाहे तो आप इस पर नजर डाल सकते हैं कि भाई कंप्यूटराइज और नॉन कंप्यूटराइज का डिफरेंस क्या है। तो बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए बैंक ऑडिट के अप्रोच के ऊपर आते हैं कि बैंक ऑडिट की जब अगर बात करें तो कैसे अप्रोच पे काम करता है। देखो फर्स्ट फेज हमारा यहाँ पे बेसिक खत्म हो गया। सेकंड फेज पे पहुंच गए कि बैंक ऑडिट का अप्रोच क्या है। 3 चीजें बच्चों यहाँ पे आपको दी। ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान करना पड़ेगा, सेकंड नंबर बैंक का कंट्रोल एनवायरनमेंट किस तरह का है, और तीसरे नंबर पे देखना पड़ेगा एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन, जिसमें से ये जो है बच्चों लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस कई बार रहते हैं, ये अपन ज्यादा ढंग से पढ़ के जाने वाले हैं। चलिए आइए आपको ये रिवाइज कराता हूँ। जब भी आप ऑडिट प्लान के बारे में सोचेंगे कि भाई कैसा एक ऑडिट प्लान हमारा बनना चाहिए, किस तरह का उसका ड्रॉ करना चाहिए, तो क्या क्या चीजें अपन देखते हैं। नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, कि भाई कितने ऑपरेशंस का नेचर क्या है। अच्छा एडवर्स फीचर अगर कोई है क्या, जो नेगेटिव फीचर्स जिनको हम कहते हैं जैसे एनपीए वगैरह है, तो वो सोचना पड़ेगा। फिर कंप्लायंस कितना कर दे, प्रीवियस रिपोर्ट के बेस पे पता लग जाएगा कि ये लोग लॉ को कितना फॉलो कर रहे हैं, लेवल ऑफ कंप्लायंस क्या है, बराबर। ये चीज अपन देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चे लोगों ऑडिट रिस्क कितना रहेगा ऑन इनएडिक्वेसी और ब्रांच ऑफ इंटरनल और ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके यानी रिस्क कितनी, ऑडिट रिस्क आप सब लोग पढ़ के आए हैं शुरू से, तो आप लोग जानते हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वीक है बट ऑब्वियस है आपका रिस्क तो बढ़ेगा। तो ऑडिट रिस्क कितना है, सिंपली बच्चे लोगों 4 पॉइंट आप लोगों को दे रखे हैं। नेचुरल लेवल क्या है, एडवर्स फीचर कौन कौन से हैं, 2 बराबर से। उसके अलावा लेवल ऑफ कंप्लायंस कितना पूरा कर पाते हैं वो लोग, और हमारा ऑडिट रिस्क क्या है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। आप चाहें तो कोई इसका मेमोरी टेक्निक अपने हिसाब से बना लीजिएगा। नेचर हो गया इसके लिए, इसके लिए हमारा एडवर्स फीचर्स है, ए बना सकता हूं मैं, ए यहाँ पे भी आ जाएगा। कंप्लायंस का एनएसी हो गया, नैक हो गया, और रिस्क हमारा क्या रहेगा। तो आप इस तरह से कुछ भी पॉइंट एनएसीआर बना लें, और भी कुछ बनाना चाहें तो आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बैंक ऑडिट में जब भी एक ऑडिट प्लान बनाया जाएगा तो सबसे पहले तो ऑपरेशंस का नेचर और वॉल्यूम कितना है, बट ऑब्वियसली वो अपने को देखना पड़ेगा। फिर कोई एडवर्स फीचर्स, नेगेटिव फीचर्स क्या है, उनका भी नेचर देखना पड़ेगा। सी नंबर पे हमको देखना पड़ेगा कि कंप्लायंस कितना किया, लेवल ऑफ कंप्लायंस, प्रीवियस रिपोर्ट देखने से कितना ये लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, लॉ के प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं। और फाइनली फिर बच्चों रिस्क देखी जाती है, ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना आप सही है नहीं है, इनएडिक्वेसी कहाँ है, वो सब पॉइंट यहाँ पे देखे जाते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। सेकंड नंबर पे बच्चे लोगों सेकंड पॉइंट में काफी सारी चीजें, कंट्रोल एनवायरनमेंट को देखना। भाई सबसे पहला तो हमेशा की तरह ऑडिट प्लान ड्राइंग हो गया बैंक ऑडिट अप्रोच में। दूसरा आपको इवन ऑडिट प्लान ड्रॉ करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कंट्रोल कितना है। अब बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू मिटिगेट रिस्क। जो भी बैंक्स में रिस्क रहती है उसको मिटिगेट कम करने के लिए कई सारे कंट्रोल एनवायरनमेंट वो यूज करता है। तो इसी में नंबर सेट कर दीजिए बच्चे लोगों। सबसे पहले आया इफेक्टिव सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज, नंबर 1। बैक ऑफिस होता है, एक फ्रंट ऑफिस होता है, एक जो लोगों के साथ डील करते हैं और एक जो सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो सेग्रेगेशन करो। नंबर 2, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द पोजीशंस। प्रॉपर मेजरमेंट लगाना पड़ेगा, कहाँ कितना मनी का रिक्वायरमेंट, कितना मनी है, और क्या उस वक्त की हर वक्त की पोजीशन रहेगी, उसकी प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करना। तीसरे नंबर पे आया बच्चों वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी कोई लोन का ट्रांजैक्शन है या कोई ड्रॉइंग पावर का कैलकुलेशन है या क्रेडिट किसी को दे रहे हो, तो
प्रॉपर उसका वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, और ट्रांजेक्शन को अप्रूव कौन करता है, कौन सा लेवल अप्रूव करता है। फिर बच्चों रिकंसिलेशन ऑफ द पोजीशन एंड रिजल्ट, आपको ये भी देखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पे रिकंसाइल करना पड़ेगा, यानी पोजीशंस को। ये सर ये किसकी पोजीशंस की बात हो रही है भाई, उस वक्त में मनी का क्या पोजीशन है, फंडिंग का क्या पोजीशन चल रहा है, ड्रॉइंग पावर का क्या पोजीशन चल रहा है, उन सब की बात यहाँ पे हो रही है, बराबर। तो रिकंसिलेशन अपने को इसके अंदर करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पे अपन बनाते ही है। फिर लिमिट्स को सेट करना, एक लिमिट सेट की जाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट या ड्राइंग पावर की लिमिट की, उससे ज्यादा लोन आप नहीं ले पाओगे। और आप सब जानते हो वो उस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद सिविल स्कोर वगैरह आप जो सुनते हो वो यही तो है। फिर अगर कहीं पे कोई एक्सेप्शनल मैटर है जो आपकी लिमिट से बाहर जाके अगर आप काम कर रहे हो, तो उसका अप्रूवल किससे हमारे पास में आया है और उसकी क्या रिपोर्टिंग एक्टिविटीज है, वो आप एक पॉइंट ले सकते हैं। एक मिनट, मैंने 2 पे यहाँ पे छोड़ दिया था, 3 पॉइंट मैंने यहाँ बनाए थे, तीसरा कहाँ गया भाई? देखो, पहला सेग्रेगेशन हो गया, दूसरा मेजरमेंट ऑफ पोजीशन हो गया, तीसरा हमारा वेरिफिकेशन वाला पॉइंट हो गया, रिकंसिलेशन वाला चौथे नंबर पे आ जाएगा, सेटिंग ऑफ लिमिट्स बच्चों 5वें नंबर पे आ गया, 5th पे रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल एंड एक्सेशन जो है ये नंबर 6 पे आ गया। और फिजिकल सिक्योरिटी भी तो चाहिएगा ना भाई, और कंटीजेंसी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। फिजिकल सिक्योरिटी, लॉकर सिस्टम तो उधर ही है ना, तो उसका तो फिजिकल सिक्योरिटी करना पड़ेगा, और उसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस तो रहते ही हैं, तो कंटीजेंसी का आपका क्या प्लानिंग रहेगा, ये सब चीजें भी बैंक जो करता है वो ऑडिटर बट ऑब्वियसली चेक करेगा। तो बैंक ऑडिट अप्रोच में ऑडिट प्लान तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंट्रोल एनवायरनमेंट देखेंगे कि भाई सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज कितना है, मेजरमेंट और पोजीशन, रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, क्या उस सबकी रिक्वायरमेंट है, बराबर, कितना पैसा पड़ा है, कितना गया, बैंक का डेप्ट कितना है, वो सब करना पड़ेगा ना। फिर कोई भी लोन वोन देते हैं तो वेरिफिकेशन ऑफ अप्रूवल का आपका सिस्टम क्या है, फिर पोजीशन का वापस रिकंसिलेशन मैच करके देखना रिजल्ट्स क्या रहते हैं, फिर लिमिट सेट करने वाला काम करना, बराबर से। उसके अलावा बच्चे लोगों, अगर कोई एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन किया गया तो उसका रिपोर्टिंग और उसका अप्रूवल किससे लिया भाई, और फिजिकल सिक्योरिटी लॉकर्स वगैरह की, और कंटीजेंसी तो नॉर्मल बिजनेस में अपन बनाते हैं, तो बैंक्स के अंदर भी अपने को कंटीजेंसी प्लानिंग तो करके चलना पड़ेगा, तो वो सब आपका आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह देखें, अगर टाइम मिले आप लोगों को तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, अदरवाइज कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। रिक्वायरमेंट्स बस दे रखिए कि कैसे क्या काम होता है। नाउ एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इस पर काफी सारी चीजें पूछी जाती है बच्चे लोगों, जो अपने को पढ़ना भी पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे होता है, क्या होता है, हमको करना पड़ेगा। तो आइए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि ऑडिटर की जो टीम है इट्स कॉल्ड एंगेजमेंट टीम। तो यहां आपको एंगेजमेंट टीम का मीनिंग दे दिया, देखो पूरा, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जो भी एंगेजमेंट से जुड़े हुए लोग रहेंगे, ठीक है। अब एंगेजमेंट टीम जो है वो टाइम टू टाइम पे डिस्कशन करेगी, क्यों करेगी बच्चे लोगों, गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक एंड एनवायरनमेंट, इसके लिए। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पता लग जाएगा, उसके लिए। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट किधर पे कहीं हो रहे हैं क्या, वो सब पता लगाने के लिए ये सारी चीजें हमको डिस्कशन जब ये एंगेजमेंट टीम करेगी तो पता लगा पाएगी, है ना। तो बैंक के बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाने के लिए इजी है। सेकेंड नंबर, आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता लग जाएगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में पता लग जाएगा। इस वजह से ऐसे डिस्कशन एंगेजमेंट पार्टनर बेसिकली करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। नॉर्मली प्लानिंग स्टेज के ऊपर ही हो जाता है ये, तो दीज आर कॉल्ड डिस्कशंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मली जब ये डिस्कशन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें बच्चे लोगों डिस्कशन में इंक्लूड रहेंगी, मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जो उस डिस्कशन के अंदर इंक्लूड रहने वाली हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे हमने लिया एरर्स। अब एरर्स जो मोर लाइकली टू बी अकर, तो सबसे ज्यादा एरर्स होते हैं, एक तो उनको डिस्कशन में लाएंगे, है ना, कि भाई ये गलतियां तो बार बार होती रहती है। एरर्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड प्रायर ईयर्स, तो ऐसे एरर्स जो बार बार होते हैं और जो आइडेंटिफाई किए गए पिछले सालों के अंदर भी, उनको भी देखो प्रायर ईयर्स के अंदर, बराबर, तो बहुत आराम से देखा जा सकता है। फिर मेथड्स क्या है, विच फ्रॉड माइट बी प्रिपेटेड बाय द बैंक पर्सन और अदर विद इन अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। फ्रॉड का मेथड क्या है, किस तरीके से वो लोग फ्रॉड करते हैं, डिस्कशन करेंगे ना कि भाई आखिर ये लोग फ्रॉड क्या करते हैं। फेक नाम खोल लेते हैं, फेक सिग्नेचर लगा लेते हैं, ताकि उसको ऑडिटर जो है वो ध्यान रख सके कि भाई ये वाले ट्रांजेक्शंस के अंदर फ्रॉड सबसे ज्यादा होता है। तो वो एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन में पॉइंट इंक्लूड रहते हैं। उसके अलावा रिस्क के बारे में सोचता है वो, है ना, ऑडिटर रेस्पॉन्स टू एंगेजमेंट रिस्क। हम लोग जानते हैं कि भाई कहीं कोई पर्सन ऐसा तो हमारी एंगेजमेंट टीम में नहीं आ गया जिसका बैंक में कोई इंटरेस्ट रहा हो। परवेसिव वाइड वाली जो रिस्क है हमारी,
और स्पेसिफिक रिस्क किसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड हो गई तो इन रिस्क के ऊपर ऑडिट का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ऑडिट रिस्पॉन्स टू, ये भी हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, ये भी इसी का पार्ट रहेगा। और नीड टू अलर्ट, कैसा नीड टू अलर्ट इंफॉर्मेशन, आप लोग जानते हैं ना, बी अलर्ट, स्केप्टिज्म का मतलब यही होता है, तो उसको अलग से समझा दिया कि भाई इंफॉर्मेशन जो इंडिकेट करे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां पे है। जैसे बैंक एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपर फॉलो हो रही है नहीं हो रही है क्या है, तो कहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा बनते हैं, इन सब चीजों को डिस्कशन के अंदर लाया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, यहां पे ध्यान रखेंगे अपन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चे लोगों इसके ऊपर अपन। तो डिस्कशन के अंदर ये सारे पॉइंट अपने रहेंगे। तो एरर्स में क्या क्या पॉइंट आ जाएगा बच्चे लोगों को, थोड़ा सा रिवीजन लगा लो मेरे साथ में। सर ऐसी चीजें जो बार बार होंगी, मोर लाइकली टू अकर है, या जो प्रीवियस रिपोर्ट से हमको पता लगी है, या मेथड्स क्या रहेंगे उनके फ्रॉड करने के जो बैंकिंग पर्सन यूज करते हैं। रिस्क के अंदर 3 तरह का, एंगेजमेंट, परवेसिव और स्पेसिफिक रिस्क पर ऑडिटर का ऑडिट रिस्पॉन्सेज। स्केप्टिसिज्म जो थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करना है। नीड अलर्ट टू इन्फॉर्मेशन और अदर कंडीशन जो इंडिकेट कर रही है कि इधर मटेरियल में स्टेटमेंट है या जो भी कुछ है। तो एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन में नॉर्मली इन मैटर पे डिस्कशन जो है वो इंक्लूड रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चे लोगों जुलाई के अंदर एक क्वेश्चन जो आ चुका है वो यही आ चुका है, इसके ऊपर है कि एडवांटेजेस क्या है इन डिस्कशंस के। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, जुलाई के अंदर, जुलाई 21 के अंदर आ चुका है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट था जहां तक मुझे ध्यान में है, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा इसको एक बार, बराबर। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। आने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि जुलाई के अंदर आ रखा है, फिर भी देख लीजिए। ये जो ऊपर इतना सारा डिस्कशन हम करेंगे, ये चीजें इंक्लूड करेंगे, उसका फायदा क्या। नंबर 1 स्पेसिफिक एम्फेसिस का मतलब आप जानते हो किस पे जोर देना है ना, अपने को किस चीज के ऊपर जोर देना है। should be provided to the susceptibility of the bank financial statement to material misstatement due to fraud that enable the engagement team to consider appropriate response to the fraud risk और बाकी जो भी रिस्क अपन ने पढ़ी। तो अपने को स्पेसिफिक एम्फेसिस वाले एरियाज पता लग जाएंगे, समझ रहे हैं कि कहां पे फ्रॉड के सबसे ज्यादा चांसेस हैं और किस तरीके से उसको रेस्पॉन्स देना, मतलब रिस्क पता लग जाएगी, यहाँ पे कौन से एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पे रिस्क ज्यादा है वो अपने को पता लग जाएगा, उसके हिसाब से वो रेस्पॉन्स कर पाएगा। डिस्कशन का पहला फायदा। दूसरा नंबर बच्चे लोगों, ये एनेबल बनाएगा वर्क डेलीगेट करने में, कि भी जब हमको अब डिस्कशन करेंगे तो पता रहेगा कि एंगेजमेंट टीम में कौन सा काम किसको देना है, भाई एक्सपीरियंस वालों को कौन सा काम देना है, नए वालों को कौन सा देना है, तो डेलीगेशन में इजी हो जाएगा। और बाद में जब एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करेगा तो डिस्कशन से रिव्यू करना भी इजी होगा, पता लग जाएगा। नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट, कि कहीं पे अपने को कोई एक्सपर्ट को इंक्लूड करना है क्या, वो अपने को पता लग जाएगा। तो बच्चों 3 तरह के एडवांटेजेस है। तो स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन द मैटर पता लग जाएगा कि बैंक में कहां फ्रॉड के चांसेस हैं, और इट एनेबल द एंगेजमेंट टीम टू कंसीडर द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू फ्रॉड, कि कहां पे फ्रॉड है, फ्रॉड रिस्क कहां पे, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, रेस्पॉन्ड करना है, पता लग जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर क्या आ गया, डेलीगेशन ऑफ वर्क में इजी हो जाएगा, किसको कौन सा काम देने का है, और स्पेशलिस्ट चाहिए कि हमारे काम में एक्सपर्ट का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा वो अपने को पता लग जाएगा। तो बहुत आराम से अपन इसको यहां से कर सकते हैं, बराबर। ये खत्म हुआ। अब बच्चों रिकॉग्नाइजेशन पॉलिसी आगे दे रखा है आपको, तो इधर से पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, उन्होंने बोल दिया, आगे हम लोग बात करेंगे। अब फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे लोगों, बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से बनते हैं, सेक्शन 29 का 1 और 2, सीधा सीधा से याद कर लेना। यस सर, सेक्शन 29 का 1 और 2 इसमें दे रखा है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बहुत इजीली आप लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब सारी बैंक इसी को फॉलो करती हैं। उसके अलावा बैंकिंग कंपनी अगर है तो कंपनीज एक्ट का 3rd शेड्यूल ऑफ द एक्ट, 3rd शेड्यूल किसका, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का भी 3rd शेड्यूल के अंदर ही दे रखा है, तो अपन फॉर्म फॉलो कर लेंगे। देखो दिया है फॉर्म ए जो है 3rd शेड्यूल का, उसमें दे रखा है बैलेंस शीट, और बी के अंदर आपको दे रखा है पी&एल। तो बहुत इजी हो गया बच्चे लोगों, 3rd शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, और जिसके ए के अंदर आपको दे रखा है बैलेंस शीट का परफॉर्मा, और बी के अंदर आपको दे रखा है पी&एल का परफॉर्मा, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 133 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है, वो भी इनको हर बैंकिंग कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 133, तो कॉमन सी बात है, सबको पता है। चलिए अकाउंट्स कैसे रहेंगे बच्चे लोगों, अकाउंट्स ऑडिट कैसे करना है वो कहता है सबसेक्शन 1 ऑफ सब, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 31 कहता है
कि जैसे बैंकिंग कंपनी का ऑडिट होता है बिल्कुल वैसे इनका भी होगा। रिक्वायर्ड दैट द बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी ऑडिटेड बाय पर्सन जो कंपनी का ऑडिट करने के लिए एलिजिबल होता है। तो बच्चे लोगों कंपनी ऑडिट का जो अपना सेक्शन नंबर 139 में जो पर्सन एलिजिबल है वो यहाँ पे भी एलिजिबल रहेगा। वही सॉरी 139 नहीं, 139 में तो अपने ऑडिट की बात की है, एक्चुअल में 141 में जो एलिजिबल है वो यहाँ पे भी आएगा। अगला पॉइंट बोल भी दिया देखो बच्चे लोगों, ठीक है, कि जो कंपनी ऑडिट के अंदर सेक्शन 141 आपको रेफर करने को बोला, यहाँ पे बैंक ऑडिट करने के लिए भी जो पर्सन कंपनी का ऑडिट करने के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, सीए होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, और जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो सेम एज कंपनी ऑडिटर ये अपने को याद करके जाना चाहिए। चलिए फटाफट से आते हैं बच्चे लोगों, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है फटाफट मेरे साथ याद करना। अगर बात करूं बैंकिंग कंपनी का तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे एजीएम में। नेशनलाइज बैंक्स के अंदर अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है तो बीओडीज करते हैं, बराबर। दोनों ही केस में अपने को आरबीआई का अप्रूवल जरूर चाहिए। इन दोनों ही केस में आरबीआई का अप्रूवल लगता है, चाहे कंपनी में करे चाहे किसी नेशनलाइज बैंक में करे। अब स्टेट बैंक की अगर बात करें तो स्टेट बैंक में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बच्चों सीएजी करता है। पढ़ के आए हो ना सब, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीजी का कंसल्टेंसी जरूर होता है। अब जो स्टेट बैंक की सब्सिडरीज है, हालांकि सब स्टेट बैंक में मिक्स हो गई आजकल, तो उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एसबीआई खुद करता था, बराबर। बाकी अब तो इसलिए मिक्स हो गई। तो एसबीआई में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है शॉर्ट में आप लोग याद कर लेंगे कि हाँ भाई एसबीआई के अंदर जो है वो सीएजी करता है, सीजी का कंसल्टेंसी से। और फाइनली आया बच्चों रीजनल रूरल बैंक। इनमें अपॉइंटमेंट जो है वो ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बैंक, बैंक खुद ही अपॉइंट करता है और उसमें अप्रूवल रहता है सीजी का। तो रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर बैंक खुद ही अपॉइंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर अप्रूवल चाहिए होता है, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा कौन कब कहाँ कैसे अपॉइंट होता है आप लोग को याद रखना है। रेमुनरेशन का क्या रहेगा बच्चों, सेम वही जैसा कंपनी ऑडिट के अंदर होता है, ठीक है। रेमुनरेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी अगर है तो 142 लगाओ। बैंकिंग कंपनी की अगर बात करें तो अपना कंपनीज एक्ट का सेक्शन 142 लगा दो, बराबर से। उसके अलावा बच्चों नेशनलाइज बैंक या स्टेट बैंक की बात करें तो फिर इसके अंदर आरबीआई डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेंसी से। तो मेनली रेमुनरेशन आरबीआई। कंपनीज फॉर्म में है तब तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 142 लग ही रहा है, अदरवाइज आरबीआई डिसाइड करेगा, अपने को ध्यान में रखना है। नंबर नेक्स्ट बात है बच्चों पावर। इनके पावर वही रहेंगे जो कंपनी ऑडिटर के रहते हैं। बात समझ में आई आपको मेरी? कंपनी ऑडिटर को जो पावर दी है सेक्शन 143 के अंदर सेम पावर रहेंगे बच्चों, हैज द सेम पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर। कोई बुक को एसेस करना, अकाउंट्स देखना, डॉक्यूमेंट वाउचर देखना, सेम टू सेम राइट्स है। तो अलग से कुछ भी आपको इधर पढ़ने का जरूरत जो है वो पढ़ने वाला नहीं है, बराबर। चलो नेक्स्ट पे आ जाए फटाफट से। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों ऑडिटर रिपोर्ट। आज के सेशन में 10 पॉइंट्स तक मैं खत्म करूंगा बच्चे लोगों, बस ये हमारा आखिरी पॉइंट समझो आप लोग। 11th पॉइंट से हम लोग फिर अपना नया जो है लेक्चर सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स को डाल रहा हूं। तो 3 लेक्चर 2 या 3 लेक्चर्स लेंगे मेरे हिसाब से, 3 लेक्चर्स इसमें अपने को लगेंगे। अगर मुझे लगा तो एक आध ज्यादा भी ले लो, जिसमें आप बढ़िया तरीके से मेरे साथ में इसको पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। फिर से बता देता हूं रिवीजन वीडियो है भाई, डिटेल वीडियो नहीं है। फटाफट हम लोग कर रहे हैं ताकि एक बार पढ़ा हुआ है तो धड़ाधड़ आप लोग रिवाइज कर सकें। चलो ऑडिट रिपोर्ट। In case of nationalized bank, the auditor is required to make a report to the central government in which he has to state the following। क्या बात है भाई, ऑडिट रिपोर्ट कहता है कि अगर ये नेशनलाइज्ड बैंक है तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको ये चीजें इंक्लूड करना है। सबसे पहला नंबर बच्चों हमेशा की तरह से शॉर्ट में कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। और जो भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने मांगा उन्होंने दिया, दे आर सेटिस्फैक्टरी। फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑडिटर बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, ये आपको फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड नंबर, वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी विच हैव कम टू नोटिस हैव बीन विद इन द पावर्स ऑफ द बैंक। यानी जो भी बैंक ने ट्रांजेक्शंस किए वो विद इन द पावर थे कि नहीं थे, इस पर उसको अपना रिपोर्टिंग करना है। ट्रांजेक्शंस आर विद इन द पावर। तीसरा नंबर, ब्रांचेस से जो हमको रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं है। बच्चे लोगों को समझ में आया? यानी कि हम इसको कह सकते हैं एडिक्वेसी या एडिक्वेट रिटर्न्स, है ना। तीसरा पॉइंट हो गया रिटर्न का एडिक्वेसी हो गया कि जो भी रिटर्न्स ब्रांचेस वगैरह से आते हैं बैंक के पास में, वेदर और नॉट द रिटर्न रिसीव फ्रॉम द ऑफिसेस एंड ब्रांचेस ऑफ द बैंक, वो एडिक्वेट है कि नहीं ऑडिट पर्पस से, ये अपने को देखना रहेगा। चौथे नंबर के ऊपर एनी अदर मैटर बच्चे लोगों, और भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बोले दो तो एनी अदर मैटर। तो 4 चीजें हैं बच्चे लोगों,
अच्छा, स्टेट बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में भी लगभग यही चीजें रहती है, नेशनलाइज बैंक की थी, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में भी इसी के आइडेंटिकल चीजें रहती है, यही 4 चीजें रहती है। तो ऑडिटर के रिपोर्ट में अगर नेशनलाइज बैंक की ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा नेशनलाइज बैंक के अंदर ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देता है, सेंट्रल बैंक को फॉरवर्ड करता है, जिसमें वो ये चीजें लिखता है फाइनेंशियल ऑडिट करने के बाद कि भी गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू, हमेशा की तरह ट्रांजेक्शंस जो भी बैंक ने की वो विद इन द पावर इनटू बैंक था, बाहर नहीं गया, अल्ट्रा वायरस नहीं है। और तीसरा जो रिटर्न रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस एंड ऑफिसेस फ्रॉम द बैंक्स है वो एडिक्वेट है बिल्कुल पूरी तरह से, इस पर ऑडिटर अपना रिपोर्ट कर देगा। और एनी अदर मैटर। अच्छा, स्टेट बैंक का जो रिपोर्ट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और बिल्कुल वैसे ही रहता है, अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है बच्चों। अब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, कुछ भी अलग से पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, सिंपल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट वही रहेगा जो चैप्टर नंबर 11 में रहता है, जो ऑडिट रिपोर्ट वाला हमारा चैप्टर है, बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर रहने वाला है। बराबर रिलेटेड टू नंबर ऑफ ब्रांचेस गिवन डिपॉजिट, वो सारी चीजें वही, जो भी इसके अंदर डिपॉजिट, इंटरेस्ट, इनकम, इंटरेस्ट है, वो सब चीजें प्रॉपर आ गई हैं। तो कहने का मतलब बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा चैप्टर 11 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, उसी तरीके से ये बनने वाला है। बराबर। सेकेंड नंबर, इसमें कारो नहीं एप्लीकेबल होता है बच्चे लोगों, सब जानते हैं कि कारो की नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर नहीं लगता, तो वो लगने वाला नहीं है, इतना सा आपको याद रखना है। उसके अलावा तो एक तो ये ऑडिट रिपोर्ट हो गई, दूसरा बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इसके अंदर जाती है, ये भी आप लोग सब जानते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है, beside the audit report as per statutory requirement discuss the terms appointment of auditor of public sector bank या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर फॉरेन बैंक हो, रिक्वायर द ऑडिटर टू ऑल्सो फर्निश लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, सब तरह का पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक सबको देना है। और इस मैटर में द मैटर विच द बैंक रिक्वायर दैट ऑडिटर टू डील विद द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। अब बच्चे लोगों इसका परफॉर्मा जो है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का, वो आरबीआई डिसाइड करता है, बिकॉज आरबीआई कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन चाहता है, डिपॉजिट्स की क्या है, आपके लोन्स की क्या है, तो वो सब इसके परफॉर्मांस रहते हैं, वो भर के हर साल 30 जून से पहले द एलएफआर इज टू बी सबमिटेड, देखिएगा बिफोर 30 जून एवरी ईयर। 31 मार्च को साल खत्म हो गया, 30 जून तक आपको भेजना है, टाइमली सबमिशन करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। और फॉर्मेट जो है डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूट समरी टू बी गिवन मेंबर में कंसीडर, ठीक है, ये सब अपने को मेंबर्स को देने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा आरबीआई को ये सबमिट हो जाएगा हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। और इसमें क्या क्या रहेगा चीजें, वो भी ऑडिट आरबीआई हमको बताएगा, हर साल का 30 जून से पहले अपने को भेजना रहेगा, ये लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में आप लोग ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। नाउ रिपोर्टिंग टू आरबीआई बच्चे लोगों, अब आरबीआई कहता है कि कुछ चीजों का रिपोर्टिंग हमको और करो भाई अलग से, तो आरबीआई इशूड अ सर्कुलर रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक फ्रॉड, बच्चों फ्रॉड से रिलेटेड, खास करके सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये रूरल बैंक्स के ऊपर नहीं है, कि बैंक्स में फ्रॉड के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो उस पर ये रिपोर्टिंग करने को बोलेगा। और इन्होंने क्या लिखा है, देखो एक पैराग्राफ पढ़ता हूं आपके लिए। इफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल वेदर इन कोर्स ऑफ, मतलब सीए की बात हो रही है, इन द कोर्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, जब वो ऑडिट कर रहा है या प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑडिट फाइंड एनीथिंग, कुछ भी अगर उसको लगता है जो ससेप्टेबल है, संवेदनशील है, डाउटफुल है, फ्रॉड या फ्रॉड का कहीं से भी उसको ऐसा लग रहा है कि होने के चांसेस है, एक्ट ऑफ एक्सेस पावर और स्मेल एनी फाउल प्ले, आपको मैंने कहा भी था, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ की अगर उसको स्मेल आ रही है कि हाँ भाई मुझे ऐसा स्मेल आ रहा है कि इधर की तरफ फ्रॉड है, तो उसको वो रेगुलेटर को बताना चाहिए। और डिलिबरेट फेलियर अगर किया, जानबूझ के अगर ऐसा नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। तो बच्चे लोगों, अगर ऑडिटर को किधर भी कुछ रॉन्ग दिखता है, कुछ एक्टिविटी अलग से लग रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी लग रही है, तो उसको रेगुलेटर्स, जो बैंकिंग ऑथोरिटीज बनी हुई हैं, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा सा इंटीमेट करना पड़ेगा, उस मैटर को वो रेफर करेगा ऑथोरिटीज को, अगर नहीं किया रेगुलेटर्स को, तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन हो सकता है, कि अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो द अबव रिक्वायरमेंट, द मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द काइंड ऑफ मैटर स्टेटेड इन द सर्कुलर आरबीआई, ठीक है, वो मेंबर मांग सकते हैं कि हमको बताओ कि आरबीआई ने क्या सर्कुलर में मांगा था और आपने क्या रिपोर्ट दिया, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर बच्चे लोगों को ऑडिटर को इस पर भी एक रिपोर्ट देना होगा, ऐसे 250 अगर आपने पढ़ा हो तो, जहां आप ये बताते हैं कि लॉ और रेगुलेशंस पूरी तरह से कंप्लाई हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त में, उसके ऊपर एक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों रिपोर्टिंग टू आरबीआई, तो पहला आरबीआई एक सर्कुलर इशू करके हमको बोलेगा कि भी किधर भी अगर ससेप्टेबल मैटर दिख रहा है, कहीं पर भी कुछ डाउटफुल मैटर दिख रहा है, तो आप उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दोगे तो हम दे देंगे। ऐसे 250 हमने पूरा किया। ऐसे 240 ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्रॉड,
फ्रॉड से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो अपने को वहां पे बताना पड़ेगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लुक इनटू ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, लेकिन इवेल्यूट करेगा सिस्टम एज ए होल। ये सब 240 में लिखा हुआ है। अगर ऑडिटर परफॉर्मिंग इज नॉर्मल ड्यूटी कम अक्रॉस एनी इंस्टेंस तो उसको आरबीआई को बताना पड़ेगा इन मैटर टू द आरबीआई। बैंक के चेयरमैन एमडी सीईओ को तो बता ही रहा है भाई, बैंक के मैनेजमेंट को तो बताओगे ही बताओगे, साथ में आपको ये इंफॉर्मेशन आरबीआई को भी देना पड़ेगा भाई। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखोगे। 3 बातें आई बच्चे लोगों, रिपोर्टिंग टू आरबीआई। सर रिपोर्टिंग पे क्वेश्चन आया तो पता कैसे चलेगा कौन सा वाला लिखना है बच्चे लोगों? स्टार्टिंग आपको दे दिया था रिपोर्टिंग का तरीका, तो वो 6 पॉइंट्स तो अपने वहां से कवर थे। ये देखो इसका क्वेश्चन तो अपना कैसे बनता, जिसका मेमोरी ट्रिक बनाया था अपन ने सीए लिस्ट वाला, उसका क्वेश्चन तो ऐसे बनता, टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड जनरली अदर देन रिपोर्ट। अब ये डायरेक्ट आरबीआई को, अच्छा वो तो सब सीजीबीजी को जा रहा है, अब आरबीआई को रिपोर्टिंग कैसे जा रहा है बच्चे लोगों, उसमें आपको ये बातें उन्होंने बोली। फॉर्मेट बता दिया आपको, एक जनरल जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है हमारा बराबर, दूसरा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जाती है। अब तीसरा रिपोर्टिंग टू आरबीआई, तो आरबीआई को हम 3 चीजें और यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला तो भाई फ्रॉड के बारे में जो आपने हमसे पूछा था कि कोई भी सस्पिशियस मैटर दिखे तो प्रोफेशनल का ड्यूटी बनता है, उस पर 250 हमने कंप्लायंस किया। 240 में अलग से फ्रॉड के बारे में बच्चों बोला गया है, अपने को ध्यान में रखना है। तो हम हर ट्रांजेक्शन को नहीं देखते, लेकिन जब ऑडिट करते हुए किसी ट्रांजेक्शन में फ्रॉड का पता लगे तो आरबीआई को बताओगे। और इसके लिए बच्चे लोगों सेक्शन 143(12) याद आ गया। 1 करोड़ से कम का अगर फ्रॉड है तो आप मैनेजमेंट को बताइए, 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड अगर है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना चाहिए। सेम पूरा वही प्रोविजन बच्चे लोगों। ये जो यहां दे रखा है ना, ये आप लोग चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ चुके हो, जो फ्रॉड वाला हमारा चैप्टर है ना। उसके अलावा कंपनी ऑडिट वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर भी आप फ्रॉड रिपोर्टिंग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हो। तो ये चार्ट बहुत बार कर चुके हो आप। 1 करोड़ से लेस है तो बोर्ड को बताओगे, 1 करोड़ से ज्यादा है तो पहले इनको नोटिस दोगे, उसके बाद इनको 45 दिन का टाइमिंग दोगे रिप्लाई के लिए, टोटल 60 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना है। वो वाला सारा पॉइंट जो है वो आपका सेम एज चैप्टर 5, ठीक है, सेक्शन 143(12) जिसपे मैं हमेशा बहुत ज्यादा फोकस करता ही करता हूं, वो आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। तो ये आपका बैंक ऑडिट का एक फेज जो है वो यहाँ आकर के रिवाइज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। स्टडी मैट से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या कुछ आपके कोर्स में है और क्या क्या चीजें जो है वो इसके अंदर बेसिकली आ सकती हैं। ये हम लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बच्चे लोगों। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं बहुत प्रॉपर तरीके से। तो इस मैटर को हम यहाँ पर आकर के भी खत्म करेंगे। तो इतना आज के लिए करिए, नेक्स्ट के अंदर आप लोगों से फटाफट से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इसको तैयार करके रखिएगा, और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ओके बाय, टाटा, टेक केयर।